इस मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप। जो बात नई है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पर क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने ये पंक्तियां बजट सत्र 2017 के दौरान सुनाई थीं। तब के भारत और आज के भारत में काफ़ी फ़र्क आ गया है, या ये कह लीजिए हर साल भारत बदलता जा रहा है। और इस बदलाव में ख़ास भूमिका निभाता है फरवरी का वो ख़ास दिन जिसका सभी को इंतज़ार रहता है, यानी यूनियन बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने जा रही हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 से देश में कई तरह के सेक्टर काफ़ी उम्मीदें लगा रहे हैं। वहीं एजुकेशन सेक्टर को बजट 2023-24 से काफ़ी उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी के बाद ये पहला साल है जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट जाना शुरू कर चुके हैं। आइए जानते हैं बजट की कुछ खास प्रमुख बातों को। बात करें रेलवे की। रेलवे बजट को कई सालों से आम बजट में ही शामिल कर लिया गया है। रेलवे बजट में नई ट्रेनों को चलाने से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है। ट्रेनें स्टेशनों से लेकर नई ट्रेनों सहित उनमें दी जाने वाली नई सुविधाओं के बारे में बड़े ऐलान किए जाते हैं। हालांकि हम यहाँ रेलवे बजट आने से पहले ही आपको वो जानकारी दे रहे हैं जिसे जानकर आपको खुशी मिलेगी। वंदे मातरम ट्रेनों के लिए 1800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के लिए 1800 करोड़ रुपए रेलवे बजट से स्वीकृत किए गए हैं। अगले 2 सालों में देश के अलग अलग रूटों पर इस संस्करण की 400 ट्रेनें ट्रैक पर उतारी जाएंगी। रेलवे के मुताबिक आईसीएफ सहित कई कंपनियों ने इन ट्रेनों को बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। आईएएनएस की खबर के मुताबिक 400 ट्रेनों में से पहली 200 चेयर कार ट्रेनें होंगी, बाकी स्लीपर वर्जन होंगी। यह भी बताया गया है कि चेयर कार ट्रेनों को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाएगा। चलाने के लिए डिवाइस किया गया है और ये कमर्शियल उद्देश्यों के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। स्लीपर वर्जन वाली ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बाकी 200 ट्रेन जो स्लीपर वर्जन में होंगी उन्हें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की व्यावसायिक गति से चलने के लिए डिवाइस किया गया है। जानकारी के मुताबिक अगले 2 साल में सभी 400 ट्रेनें देश के अलग अलग रेल मार्गों की पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी, दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। शताब्दी और राजधानी ट्रेनों की जगह लेंगी ये ट्रेनें। दरअसल वंदे मातरम ट्रेनों में के चेयर कार संस्करण धीरे धीरे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की जगह लेंगे और ट्रेन के स्लीपर संस्करण राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की जगह लेंगे। रेलवे के मुताबिक वंदे मातरम एक्सप्रेस यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के कोच एल्यूमिनियम के बने होंगे और इसे अधिकतम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि सफ़र के लिए ये स्लीपर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस साल के अंत में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेन चलती नजर आएगी। नए रूट्स में तेलंगाना के काचीगुड़ा से कर्नाटक में बेंगलुरु तक और तेलंगाना में सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश में तिरुपति और महाराष्ट्र के पुणे शामिल हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। अब तक देश में 8 वंदे मातरम एक्सप्रेस चल रही हैं। ये नागपुर, बिलासपुर, दिल्ली, वाराणसी, दिल्ली कटगड़ा और दिल्ली ऊना, गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, मैसूर, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी और सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के रूट पर चलती दिखाई देती हैं। आइए जानते हैं अब सरकार ने जो पिछले बजट में वादे किए थे उनकी क्या स्थिति है, क्या हालत है। हर बजट से सरकार वादे करती है और जनता को उम्मीदें होती हैं। अब आइए जानते हैं पिछले वादों की और हाल फिलहाल जनता की उम्मीदों की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार अगले महीने 2024 के आम चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। हमने ये देखने के लिए उन आधिकारिक आंकड़ों की पड़ताल की 1 साल पहले जब बजट पेश किया गया था तो उस समय किए गए वादों को कितना पूरा किया गया है, क्या स्थिति है उन वादों की। आर्थिक विकास और खर्च के वादों की क्या स्थिति है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते हुए कहा था कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अनुमानित विकास दर 9.2% थी, जो कि अभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंची है। लेकिन वैश्विक मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले दिसंबर में देश की विकास दर के अनुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया।
हालांकि संशोधित करके विकास दर के अनुमान को कम करने के बावजूद विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि उम्मीद है कि दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज विकास करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिका जोग्रीवा ने इस महीने कहा कि भारत वैश्विक औसत के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की GDP की विकास दर वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% थी, लेकिन दूसरी तिमाही में ये गिरकर 6.3% पहुंच गई, क्योंकि कच्चे माल और ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीमा पड़ गया। भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे को GDP का 6.4% तक बनाए रखने का वादा किया था और RBI के अनुसार अभी तक सरकार इसे इसी स्तर पर बनाए रखने में कामयाब रही है। राजकोषीय घाटा असल में सरकार द्वारा किए गए खर्च और कुल सरकारी आमदनी का अंतर होता है। कोविड की वजह से सरकारी वित्त पर बोझ कम होने के कारण इस साल के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2020 और 2021 के मुकाबले कम रखा गया है। हालांकि RBI के आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार द्वारा खर्चों को 39.45 ट्रिलियन रुपए तक बनाए रखने का लक्ष्य मुश्किल है, क्योंकि महंगे आयात और राशन, ईंधन और उर्वरक पर सब्सिडी का बिल बढ़ गया है। कल्याणकारी योजनाएं पिछड़ी यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली बात है कि कल्याणकारी जो योजनाएं थी वो पिछड़ती नज़र आ रही हैं। लगातार सबको घर मुहैया कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी और नरेंद्र मोदी सरकार की पहली महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही थी। आपको बता दें, हर जन जन के मन में ये आशा जग गई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब उसको भी घर मिलेगा, उसका जो घर का सपना है वो पूरा होगा। अब जानते हैं क्या रही इस योजना की स्थिति। पिछले बजट में 80 लाख घर बनाने के वादे के साथ इस मद में 480 अरब रुपए आवंटित किए गए थे। ये 2022-2023 वित्त वर्ष में ग्रामीण और शहरी इलाकों में योग्य लाभान्वितों को दिए जाने थे। क्योंकि यह आवंटन शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में घर बनाने के लिए था, इसलिए उसे अलग अलग मंत्रालयों द्वारा अंजाम दिया जाना था। शहरों में PMAI स्कीम लागू करने की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को सौंपी गई थी। पिछले साल अगस्त में कहा गया था कि वो लक्ष्य में पिछड़ गई है। बजट अच्छा होना चाहिए। हमें तो उम्मीद यही है कि इस साल के बजट में कुछ ना कुछ रियायतें जनता को और आम लोगों को मिलेंगी और चुनाव के कारण मद्देनज़र रखते हुए भी काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा। इसके अलावा डिफेंस में काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सब्सिडी और छूट मिलने के आसार हैं। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चल ही रहा है आजकल मार्केट, उस पर भी बहुत सारी चीज़ों के डिस्काउंट और वो भी आना है। और लगता है इस साल जो अपना इनकम टैक्स छूट है वो 2.5 से 5 के आसपास होना चाहिए। देखिए, बजट जो हमेशा आता है वो देश को सुदृढ़ करने वाला होता है। गरीब, किसान, मजदूर और विज्ञान के लिए हमेशा आता रहा है। बेरोजगारों के लिए बजट आता रहा है। बेरोजगारी के लिए अनेक हमारे अप्रवासी भारतीयों का भी जो सम्मेलन हुआ है उसमें कितने MOU साइन हुए? 650 करोड़ रुपए के मध्य प्रदेश सरकार ने MOU साइन किए। जब ये फैक्ट्रियाँ आएंगी, यहाँ रोजगार बनेगा, तो ये सब बजट ये है। निरंतर मोदी सरकार निरंतरता के साथ पिछले 2014 से लेकर अभी तक देश की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं थी और आज भी छुपी हुई नहीं है। हमारा देश कहाँ था और आज हमारा देश कहाँ है, ये सब बजट में ही प्रावधान होते हैं। बजट तो आम जनता के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है इस समय महंगाई की मार से थोड़ी सी विचलित थी। बट पेट्रोल का रेट थोड़ा कम होना चाहिए, डीजल के भी कम होना चाहिए, क्योंकि आम जनता इस चीज़ को थोड़ी त्रस्त हो चुकी है। तो केंद्र सरकार जो बजट लेके आने वाली है वो मेरे ख्याल से पेट्रोल डीजल के बारे में है, महंगाई के बारे में थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि महंगाई से भी आदमी त्रस्त हो चुका है एक तरह से। मेरी उम्मीद ये है कि बजट इस बार आम आदमी को देखकर ही प्रस्तुत किया जाएगा। मोदी टैक्स स्लैब की यदि बात करें तो बढ़ाना चाहिए। टैक्स तो मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश की वृद्धि के लिए, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टैक्स वृद्धि होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए और लिमिटेड लोगों के लिए होना चाहिए, जिनके इनकम जो है आजकल 20 लाख का जो 20 करोड़ या 2 करोड़ का 20 लाख का जो टर्नओवर है उसको थोड़ा सा कम करके उसमें थोड़ा सा टैक्स, मतलब जो आदमी देना आएगा, हालांकि हर आदमी टैक्स देता है अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से देता है, लेकिन जो आदमी को एक्चुअल टैक्स देना चाहिए उस आदमी पर बंदिशें ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा टैक्स में थोड़ा बढ़ाव हो तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी जगह से टैक्स की कमी होनी जरूरी है। हमने कुछ रेल सुविधा की मांग की है
जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा के लोग हैं उनके जाने की सुविधा डायरेक्ट यहाँ से नहीं है। उनके लिए दुर्ग, पलासा, बिहार, बरहमपुर होकर ये ट्रेन जाए और माननीय रेल मंत्री जी से मेरी बात हुई है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रतिसाद मिलता है। साथ ही साथ जो बेमेतरा बहुत प्रतीक्षित बेमेतरा से होते हुए उधर बिलासपुर तक मेन लाइन में हुए, इस बात को भी हमने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहा है। शायद पूर्व में एक सर्वे हुआ है ऐसा बताया है, मगर पूरी तरह जानकारी मुझे नहीं है। मगर इस बार हम लोग ने प्रयास किया है कि वो रेल लाइन की सुविधा हमारे क्षेत्र में मिले। साथ ही साथ जो नंदी माइंस जो है वो क्षेत्र भी क्योंकि माइनिंग कम हो गई। हम बात कर रहे थे बजट की, एक बार फिर उस दिन की जिसका हर प्रत्येक भारतीय को इंतज़ार रहता है। जैसा कि अभी हमने आपको सुनवाया कि जन जन के अंदर कयास हैं, जन जन के मन में इच्छा है कि सरकार जो है वो युवाओं के बारे में सोचे, बेरोज़गारों के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, खाने पीने की चीज़ों के दाम कम किए जाएं। साथ ही जनता पूरी तरह से तैयार है सरकार को समर्थन देने के लिए और टैक्स की अदायगी करने के लिए। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम उनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है युवाओं के मन में। जी, जी मैं अभय आपको जी, बताना जैसा कि हम चाहूँगा कि अगर बात कर बजट रहे थे, एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है वो युवाओं के बारे में सोचेगा और जो सरकार है वो पेट्रोल के दाम कम करेगी, खाने पीने की चीज़ों के दाम कम होंगे और वहीं सरकार की समर्थन में भी जनता है कि जनता टैक्स पे करने को भी तैयार है। क्या कुछ लगता है आपको, युवाओं के मन में क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? जी, जैसा कि 1 तारीख को जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो आम बजट पेश करने जा रही हैं लोकसभा में, तो हम आपको एक बात बताना ये चाहेंगे कि बजट जो है वो एक सर्वे होता है सरकार का, आंतरिक रूप से एक सर्वे किया जाता है कि वर्ष भर में उनको कितनी आय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से होगी और कितना खर्च उन्हें करना है। इस आधार पर इस बजट को तैयार किया काफ़ी समय से इसकी तैयारी की जाती है और एक समय आने पर जो फिर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करते हैं। तो और चूंकि आम जनता को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि अगर बात की जाए कि रक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा शिक्षा, इनमें ये ऐसे मद हैं जिनमें कि खर्च होता है। और अगर बस सरकार को वसूली की बात की जाए तो मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस या खान-पीन की चीज़ होती है, इसके माध्यम से सरकार को अलग-अलग टैक्स मिलते हैं और सरकार के खजाने से जो है उन दूसरे मदों पे खर्च किया जाता है जो देश के लिए आवश्यक होता है। तो अगर इस बार के बजट की बात की जाए तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये 5वां और अंतिम बजट है। इसको लेकर भी हर बार की तरह इस बार केंद्र सरकार द्वारा कहीं न कहीं इस बात का सर्वे कराया गया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार को कितनी आय होने वाली है और उसको कितना खर्च करना है। अब चूंकि ये चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव होना है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होना है, तो उसका सीधा असर जो है बजट का जो असर जो है सीधे इस पर पड़ेगा, क्योंकि यदि आवश्यक वस्तुओं पे महंगाई बढ़ाई जाती है तो निश्चित तौर पे इससे मतदाता के मन में नाराजगी होगी और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावन बजट इस बार पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जैसा कि हमने लोगों से बात करी, राजधानी वासियों से बात करी, अलग अलग वर्गों के लोगों से बात करी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि टैक्स जो है वो किसी भी देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी आवश्यक है। लेकिन प्राय देखने में यह आता है कि जो सक्षम लोग हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स बचाते हैं और जो कर्मचारी वर्ग है या जो छोटे व्यापारी हैं उनको जो है निर्धारित जो टैक्स है वो पूरा अदायगी करना पड़ता है। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जो उद्योगपति है, वो कहीं ना कहीं अपना टैक्स बचाते हैं। इसका सीधा नुकसान जो है वो सरकार को होता है और इसका सीधा भार जो है वो आम जनता पे पड़ता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इस बार के बजट को तैयार करने की पूरी तैयारी की गई है। और जहां तक बात है, कोरोना काल के बाद से बहुत सारी परिस्थितियां जो अपने आप में बदल गई। अगर बात की जाए बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और बेरोजगारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां लॉकडाउन में घाटे के चलते बंद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार का फोकस जो है इस बार रोजगार पे भी रहेगा कि रोजगार के जो ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है भारत में आए विदेशों से, और ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा उद्योग शुरू हो, जिससे कि रोजगार की जो एक समस्या है वो कहीं ना कहीं जिस पर काबू पाया जा सके। तो इन तमाम मुद्दों को समाहित करके इस बार का बजट पेश होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी।
जी अभय जी बने रहिएगा हमारे साथ। और छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह से क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में जनता के मन में। अभय जी ने जैसा कि अभी बताया अभय जी ने कि लगातार जो है लोग अपनी उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं। हमने बाइट के माध्यम से सुनवाया क्या चल रहा है जनता के मन में। तो सचिन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बजट बेहद ख़ास है क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव है वो भी होने वाला है और कोरोना का जो काल था वो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, उसके बाद ही ये बजट लाया जा रहा है। तो दोनों ही दृष्टि से देखा जाए तो ये बजट बेहद खास है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बात है, अहम बात है आम जनता की, क्योंकि पूरा बजट आम जनता को लेकर ही बनाया जाता है। और लगातार कोरोना के बाद से लगातार महंगाई बढ़ते आई है। तो जब हम आम जनता के बीच में पहुंच के आम जनता से बात करते हैं तो इन चीजों पे ज्यादा रोशनी मिलती है कि कैसा वो बजट चाहते हैं और क्या क्या चीजें अभी हो चुकी हैं, क्या सरकार से वो नाराज हैं, क्या वो सरकार के बातों से सहमत है। तो जनता के बीच में जब हम खड़े होते हैं और जनता से जब बात करते हैं तो लोगों का सीधा सीधा कहना ये होता है कि देखिए, कोरोना टाइम में हम लोगों ने जिस इन चीजों को फेस किया है, उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी तमाम चीजें सामने देखने को मिली हैं। इसके बाद जो महंगाई का आंकड़ा है वो आसमान छू रहा है, जिसमें से जो घरेलू पदार्थ हैं, घरेलू तेल है, जिसको रसोई घर में यूज किया जाता है, जो महिलाएं यूज करती हैं, तो उसमें उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। कहीं ना कहीं घर का बजट इन कारणों से बिगड़ जाता है। इसके इसके बावजूद भी सरकार इन पे कोई भी जोर देके कम नहीं। मगर इस बजट में कहीं ना कहीं ये लगता सचिन है जी बने कि रहिएगा हमारे साथ। उत्तर सरकार प्रदेश से सरकार राहुल तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लोग किस तरह से इस बजट को ले रहे हैं। जैसा कि सचिन जी अभी बता रहे थे कि बेहद ज़रूरी है ये बजट, आम जनता के कई सारे फैसले इस बजट से जुड़े होंगे और निश्चित ही इस बजट का असर प्रत्येक भारतीय की ज़िंदगी पे पड़ेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे राहुल जी आने वाले बजट पर? आवाज चली। सचिन जी बने रहिएगा हमारे साथ। अब राजधानी भोपाल से अभय मरकले जी हमसे लगातार बने हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से हम जानते हैं कि बजट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ख़ास तौर पर सरकार को खर्च करना चाहिए था। तो क्या कुछ लगता है अभय जी आपको, सरकार ने इस जो है बजट में स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखकर किस प्रकार से तैयारियां की हैं? देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में भारत ने वैक्सीन बनाकर न सिर्फ भारतीयों को बल्कि बाहर विदेशों में भी वैक्सीन को सप्लाई करा था, तो इसमें एक बहुत बड़ी मद में राशि लगी थी। और इन सब बातों को भी ध्यान रखा जाएगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई अगर महामारी सामने आती है तो किस प्रकार उससे निपटा जाए, क्योंकि ये कोरोना जो है अचानक से महामारी आई थी और इससे निपटने के लिए काफी लंबा समय, काफी बजट और पूरे विश्व को जो है इसकी त्रासदी झेलना पड़ी थी। तो इस बात को ध्यान में रखते जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा, ये तीन ऐसे अहम पहलू होते हैं जिन पर कि ध्यान देना सरकार को जरूरी होता है, क्योंकि सीधे तौर पे रक्षा का जो मुद्दा है वो रक्षा का मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है, इसलिए रक्षा का बजट बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षित राष्ट्र ही अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। शिक्षित हुआ तो शिक्षा और आदमी कम से कम बीमार पड़े या बीमार पड़ने की स्थिति में उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य, इन तीन मदों में है जो है सरकार का पैसा सबसे ज्यादा खर्चा होता है। और जहां तक बात रही कि सरकार को कर के रूप में आय होने की, तो जिस तरीके से हमने बताया रेल है या ईंधन है, इनके माध्यम से जो रोजमर्रा की वस्तुएं है जो डेली यूज में आती है, डेली जिनका उपयोग होता है, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, चाहे रेल से सफर जी करने की अभय जी बात बने करें, रहिएगा तो हमारे ये साथ। एक राजधानी ऐसी। भोपाल से हमारे साथ आप लगातार बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल तिवारी जी। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश वासियों के मन में। जैसे कि अभय मरकले जी अभी बता रहे थे कि कोरोना काल जैसे अभी खत्म हुआ है तो स्वास्थ्य के ऊपर सरकार को खर्च करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उस हिसाब से इस बार भी सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च नहीं किया है, ना ही शिक्षा का जिस स्तर तक खर्च किया जाना चाहिए था, बजट अलॉटमेंट किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे राहुल जी?
देखिए, मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बजट को लेकर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। जनता भी चाहती है कि बजट कम से कम इतना हो कि हम अपना गुज़र-बसर कर सकें। तो कहीं न कहीं देखिए कोविड के बाद जो महँगाई बढ़ी हुई है, वो महिलाओं की किचन पे भी है हुई पड़ी है और जो सिलेंडर का रेट है, जैसे पेट्रोल है, आपका क्या नाम है ट्रेन का टिकट है, ऐसी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आम जनता को सामना करना पड़ता है। क मा महँगाई काफ़ी ज़्यादा है इस वक़्त और जनता चाहती है कम से कम जो बजट आ रहा है, वो महँगाई कम हो और आम जनता के हित में देखते हुए महँगाई का जो बजट है, वो पेश किया जाए। जी, ईशा। सचिन जी, जैसा कि राहुल जी बता रहे थे कि जनता के मन में यही चल रहा है कि सरकार जो बजट ला रही है उससे कहीं ना कहीं जनता की जेब पे जो है असर पड़े। जनता की जेब इस वक्त जो जनता परेशान है कि लगातार महंगाई के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में इस बजट से यही उम्मीदें हैं कि इस तरह से बजट का अलॉटमेंट किया जाए कि महंगाई कम हो, खाने पीने की चीज़ें और शिक्षा समेत स्वास्थ्य पर भी जो खर्चा किया जाता है वो कम हो सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर सचिन जी? देखिए, मैं पहले भी बता रहा था कि आम जनता पे किस तरीके से उनके पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आय ना बढ़कर बस महंगे है, तो इसके कारण आम जनता बहुत ज्यादा इन सारी चीजों से परेशान है। तो और सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे डीजल के रेट के बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ रहा है, तो लोगों के जेब पे असर पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियां और कई सारे जो भी ट्रांसपोर्ट में सामान आते हैं वो महंगे होते हैं, जिससे आम जनता को इन चीजों को भी फेस करना पड़ता है। जैसे राहुल जी बता रहे थे कि गैस सिलेंडर, रसोई घर, हर घर में आज के वक्त में रसोई में चूल्हा गैस सिलेंडर जरूरी है, और वही महंगाई कहीं ना कहीं लोगों के जेब पे भी पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, पिछले बजट में भी कई चीजें सामने आई थी कि राहत मिलेगी, और कई राहत मिली भी थी, मगर उसके बावजूद जब कोरोना का वक्त आया और सारी चीजों को स्थिति जब इनबैलेंस होने लगी, तो महंगाई पे भी असर देखने को मिला। जनता ऑलरेडी सारी चीजों से परेशान है, उसके बावजूद ये सारी चीजों को मैनेज करते हुए चल रही है। बात करूं बेरोजगारी की, तो कई सारी बड़ी कंपनियां भारत छोड़कर वापस चली गई, जिसके कारण बेरोजगारी का भी दर काफी तेजी से बढ़ा, और कोरोना के वक्त में जो निवेशक थे, जो भारत में निवेश करने वाले थे, वो भी रुक गए। तो इसके कारण बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता चला गया, जिसमें भारत सरकार बस एक कोशिश करती रही कि सारी चीजों को बैलेंस किया जाए, वो नहीं हुआ। मगर सबसे जो बड़ी बात है कि जो अभी का बजट है, जो आने वाला बजट है, जो सीतारमण देने वाली है, वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सबकी आंखें बस उन्हीं पे टिकी हुई हैं कि वो क्या बोलेंगी, उनको सुनने के लिए तरस रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को राहत भी मिलेगी। इसका मेन कारण ये भी है कि देखिए, आने वाले साल में मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव सचिन है, जी बहुत और बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए, और राहुल तिवारी जी का भी धन्यवाद उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ने के लिए, और राजधानी भोपाल से अभय मरकले जी हमसे जुड़े, उनका भी धन्यवाद। तो जिस तरह से सभी संवाददाता बता रहे थे कि जो जनता है उसको सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। ये बजट केवल बजट नहीं है बल्कि जनता का भविष्य है। जनता की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, चाहे बात की जाए रेलवे की, स्वास्थ्य की या शिक्षा की। हर जनमानस के मन में इस वक्त यही सवाल खड़ा है कि क्या बजट का असर उसकी जेब पर पड़ेगा, क्या महंगाई कम होगी। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर भारत 360। नमस्कार। बधाई एवं